हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सुरक्षित होंगे और कोरोना से जागरूक होंगे कि किस तरह से कोरोना से बचना है, और सभी लोग अपने घरों में रहिए। इसी क्रम में हम आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं जिससे आप घर में ही रहें। तो आज आपका चैप्टर है गुप्त साम्राज्य। जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि पिछले चैप्टर में जैसे मौर्य वंश था, शुंग वंश था और कुषाण था। इस तरह से जैसे मौर्य वंश था तो मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई, किस प्रकार उसी जानकारी हमें मिलती है। तो मौर्य वंश के जो अंतिम शासक होते हैं, अंतिम शासक थे बृहद्रथ, जिसकी हत्या करके पुष्यमति शुंग ने, जो उनका सेनापति था, शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश के बाद इस तरह से सातवाहन वंश आते हैं, और सातवाहन वंश फिर हमारे इस तरह से क्रम से चलते चले जाते हैं। लेकिन भारत में जो छोटे छोटे साम्राज्य या राजवंशों का उदय होता है, लेकिन किसी बड़े राजवंश इस क्रम में नहीं आता है। और जो विदेशी आक्रमणकारी होते हैं वो बार बार युद्ध करते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं हो पाती है। तो विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए जो फिर हम आते हैं, गुप्त साम्राज्य का समय आता है। तो गुप्त साम्राज्य के जो बारे में हमें जानकारी जो मिलती है तो वो हमें किस स्रोतों से मिलती है, किस लेखों से मिलती है। क्योंकि जैसे आप जानते हो कि इतिहास में की जो जानकारी मिलती है हमें अभिलेखों से मिलती है, पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, साहित्य स्रोतों से मिलती है, विदेशियों द्वारा दिए गए विवरणों से मिलती है। क्यों? तो इसी प्रकार जो हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है तो वो साहित्य स्रोत जो हमारे मुद्रा राक्षस है, जो विशाख दत्त ने लिखी थी, जो मैंने पहले आपको बताया था कि किस तरह नंद वंश की को समाप्त करके मौर्य वंश की स्थापना, वो भी मुद्रा राक्षस में ही बताई जाती है। और जो इसी प्रकार जो कामसूत्र है जो वात्स्यायन ने लिखी है, उससे भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध थे, उनके सबसे अधिक प्रिय थे, जिन्होंने बहुत सारे साहित्य वो लिखे हैं, जैसे मालविका मित्र और मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम। इस तरह से मतलब इन्हीं चीज़ों से हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। और जो लेखों की बात अगर की जाए तो प्रयाग प्रशस्ति है, जो हरिसेन था, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जो आगे मैं आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगा। उससे भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और ये जो हरियाणा अभिलेख है, ये जो जो हरियाणा अभिलेख है, ये स्कंदगुप्त के बाद जो आता है, भानुगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का ही राजवंश में जो राजा था, तो उसके जिसमें हमें सती होने की जानकारी मिलती है, किस तरह महिलाएं सती होती थी। तो इन चीज़ों से हमें जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य की। और इसी क्रम में जो विदेशियों द्वारा जो दिए गए विवरण, जैसे फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, उसके दरबार में आया था, जो चीनी बौद्ध यात्री था। और इसी बौद्ध यात्री ने बताया कि भारत में किस प्रकार का साम्राज्य है, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। तो इसी बारे में जानकारी जो हमें फाहियान से मिलती है। और ये पिछली बार आपके जो सेकंड सेमेस्टर में पिछली बार ये सवाल आया था कि फाहियान किसके दरबार में आया था। ये सवाल पिछली बार भी आपके पेपर में आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और ये जो हिंसांग है उसकी भी जानकारी मिलती है, हिंसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था। तो अब आते हैं गुप्त साम्राज्य पर। गुप्त साम्राज्य का क्या क्या चीज़ें घटित हुई, क्यों उसे स्वर्णकाल कहा जाता है। क्योंकि आप जानते हो, आपने पढ़ा भी होगा कि गुप्त साम्राज्य को स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इस स्वर्णकाल कहे जाने के पीछे बहुत सारे तथ्य थे। जैसे कि इस समय वास्तुकला का बहुत ज़्यादा उदय हुआ, स्थापित कला, जैसे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर था भगवान विष्णु का। और मूर्तिकला का बहुत ज़्यादा उदय हुआ। भगवान शिव के अर्धनारीश्वर की मूर्ति थी वो। इसी तरह साहित्य में कालिदास जी थे, जिन्होंने बहुत सारी वो लिखी, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविका मित्र। इस तरह से मतलब कि कला, साहित्य और मूर्ति कला के क्षेत्र मतलब सभी क्षेत्रों में विकास हुआ। और कला के क्षेत्र में जैसे कि समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त का वीणा वादन करते हुए सिक्कों पर दिखाया गया है कि किस तरह वो। तो इस तरह से कला का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ स्थान में, इसलिए इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। अब आते हैं इसके जो प्रथम किसने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना के क्रम में हम जानते हैं कि श्रीगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। श्री गणेश कर दिया। अगर याद रखने की एक ट्रिक आपको याद रखने की हो कि किसने करा, तो जैसे कहते हैं ना श्री गणेश करना होता है किसी काम को चालू करने, तो श्रीगुप्त ने श्री गणेश कर दिया गुप्त साम्राज्य का। याद करने के तरीके के लिए बता रहा हूँ मैं आपको।
और ये करा था 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व। अगर पूरे गुप्त डायनेस्टी की बात की जाए तो ये चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य आता है। चौथी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक गुप्त साम्राज्य आता है। और इसके जो पहले शासक हैं वो श्रीगुप्त होते हैं, तो 240 ईसा पूर्व से 280 ईसा पूर्व, लेकिन किसी किसी किताब में 275 ईसा पूर्व से भी दे रखा है। तो गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में हम जानते हैं श्रीगुप्त को। और ये हमें कैसे पता लगता है कि श्रीगुप्त इसके पहले संस्थापक थे? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है जो हरिसेन जो था, दरबारी कवि जो था समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, तो जो उसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, जो कि समुद्रगुप्त की विजय प्रशंसा के बारे में लिखा गया था, तो उन्होंने कितनी विजय प्राप्त की, तो उसी बारे में उन्होंने जानकारी दी थी कि किस तरह से जो गुप्त साम्राज्य में जो राजा आए थे क्रमानुसार, तो उनकी सभी की जानकारी दी थी। तो सबसे पहले क्रम में उन्होंने श्रीगुप्त का वर्णन किया था प्रयाग प्रशस्ति में। तो इसी से हमें पता लगता है कि जो इसका पहला संस्थापक रहा होगा वो श्रीगुप्त रहा होगा। तो श्रीगुप्त ने जो इसका साम्राज्य ज़्यादा बढ़ा नहीं पाए, जब भी ये छोटे साम्राज्य के रूप में था गुप्त वंश। इनके उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं फिर घटोत्कच, जो 280 से लेकर 319 तक रहते हैं। और ये पहले ऐसे शासक होते हैं गुप्त वंश के जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की। पहले ऐसे शासक होते हैं जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, और महाराजा की उपाधि धारण करने वाले ये पहले शासक बनते हैं। पहले इन्होंने भी कोई साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाया, साम्राज्य को सीमित ही रख पाए। इनके भी कोई खास वर्णन हमें प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलता है कि इन्होंने कैसे गुप्त साम्राज्य को बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, लेकिन कोई भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने गुप्त साम्राज्य को बढ़ाया भी, और इन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के रूप में। और इनका जो ये 319 से लेकर 335 तक इनका जो शासनकाल चला, उन्हें वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ही गुप्त साम्राज्य को चलाने के लिए जिस प्रकार की नीतियों का निर्माण करते हैं कि किस प्रकार गुप्त साम्राज्य को चलाया जाना है, तो उसके लिए इन्होंने एक कैलेंडर बनाया जिसे गुप्त संवत कहते हैं, जिसके लिए इन्होंने कैलेंडर चलाया कि गुप्त साम्राज्य को किस प्रकार चलाना है। तो इसके लिए इन्होंने गुप्त संवत कैलेंडर चलाया। और पहले ऐसे शासक थे ये इसके हमारे गुप्त साम्राज्य के जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, ये पहले ऐसे शासक थे। उन्होंने जो घटोत्कच थे उन्होंने महाराजा की, इन्होंने महाराजाधिराज, दोनों में अंतर है। देखो, वहाँ महाराजा है और यहाँ महाराजाधिराज है, तो दोनों में अंतर है इनमें। तो ये चीज़ याद रखने भी योग्य बातें हैं ये। तो इनके उत्तराधिकार के रूप में आते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो इस गुप्त डायनेस्टी के सबसे प्रभावी शासक के रूप में जाने जाते हैं, सबसे प्रभावी, क्योंकि ये जो समुद्रगुप्त थे जिनका जो क्रम चलता है 335 से 375, लगभग 40 वर्ष तक का इनका शासनकाल रहता है। इसी शासनकाल में ये जो बहुत ही आक्रमणकारी और साम्राज्यवादी व्यक्ति थे। इन्होंने जो अपने शासनकाल में बहुत सारे आक्रमण किए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे ज़्यादा अगर गुप्त साम्राज्य को किसी ने बढ़ाने का काम किया है पूरे भारत में, जैसे मौर्य वंश के समय था, तो वो समुद्रगुप्त थे जिन्होंने पूरे गुप्त साम्राज्य को पूरे भारतवर्ष तक स्थापित किया। इससे पहले इतना साम्राज्य का विस्तार कोई भी गुप्त शासक नहीं कर पाया था। तो जो विदेशी इतिहासकार थे विंसेंट स्मिथ, V.A. स्मिथ, उन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। उन्होंने इन्हें भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी, भारत के नेपोलियन की संज्ञा की। और इनके जो दरबारी कवि था हरिश्चंद्र, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसी लेक्चर में कई बार, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। और इसी से हमें जानकारी मिलती है कि जो आर्यभट्ट, जो कि उत्तर भारत का क्षेत्र था, उसके 9 राजाओं को इन्होंने हराया। क्योंकि मैंने बताया था ना साम्राज्यवादी और आक्रमणकारी व्यक्ति थे, तो उन्होंने 9 राजाओं को, उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया, और दक्षिण भारत के 12 राज्यों को हराकर इन्होंने जो गुप्त साम्राज्य और भारत का जो पूरे भारत तक अपना साम्राज्य का विस्तार कर दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे भारत पे अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। अगर मौर्य वंश के बाद कोई डायनेस्टी या कोई वंश आता है जो पूरे भारतवर्ष पर अपना शासन चलाता है, तो गुप्त साम्राज्य होता है। और इसे गुप्त साम्राज्य को बढ़ाने का काम जो किया था, तो वो किया था समुद्रगुप्त ने।
और इस सब की जानकारी हमें मिलती है प्रयाग प्रशस्ति, एक जो अभिलेख है, जो कि हरिसेन था, जो कि इसका दरबारी कवि था समुद्रगुप्त का, जिसमें ये समुद्रगुप्त की प्रशंसा करता है इस अभिलेख में। और ये अभिलेख अशोक द्वारा निर्मित था। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ, यह अभिलेख जो अशोक द्वारा निर्मित था, जो पहले कौशाम्बी में था और बाद में जिसे अकबर ने इलाहाबाद प्रयाग में स्थापित किया। बाद में जिसे अकबर ने इलाहाबाद प्रयाग में स्थापित किया, प्रयाग में स्थापित किया, और इसी के नाम पर इसका प्रयाग प्रशस्ति नाम रख दिया गया। और इसे कविराज भी कहा जाता है। कविराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इस समय जो सिक्के पाए गए थे ना, सिक्के पाए गए थे, उस पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो इस समय जो सिक्के पाए गए थे, तो उसमें सिक्कों में इसे वीणा बजाते हुए पाया गया समुद्रगुप्त को, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। और इन्होंने अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी, अश्वमेधकर्ता की उपाधि भी धारण की थी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी जाना जाता है, और इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी, इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण की थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो हमारे समुद्रगुप्त थे, जो इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना साम्राज्य का विस्तार किया, क्योंकि आक्रमणवादी और साम्राज्यवादी नीति का उसमें करते थे। और इन सब के बारे में प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा लिखित था, उससे हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद आते हैं इस वंश के एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं, जो 375 से लेकर 415 तक ये अपना शासनकाल चलाते हैं, तो इनको देवराज के नाम से भी जाना जाता है। कभी ये सवाल भी आ सकता है पेपर में कि वो गुप्त डायनेस्टी में कौन सा शासक था जिसे देवराज के नाम से जाना जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो इस समय जो शक थे, जो बार बार भारत पर आक्रमण करते रहते थे, तो ये जो भारतीय राजवंश थे, इनके लिए चुनौती बने हुए थे। ये जो शक जो थे, ये विदेशी आक्रमणकारी थे जो बार बार युद्ध करते रहते थे। ये मध्य एशिया से आने वाली एक जनजातियों का समूह था, जो कि हमेशा युद्ध करते रहते थे और उनके लिए चुनौती पेश करते रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये पहला ऐसा शासक था गुप्त डायनेस्टी का जिसने शकों को हराया। और शकों को हराने पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों को हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ये भी सवाल आ जाता है, पिछले ईयर में ये सवाल आया था कि वो कौन सा गुप्त डायनेस्टी का कौन सा शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये कौन था? हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। मैं याद कराने के तरीके से बता रहा हूँ, द्वितीय हो गया और द्वितीय हो गया, दोनों में देखो कितनी सिमिलरिटी मिलती है दोनों में। चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया और द्वितीय हो गया, ये इस तरह से याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, याद करने की सुविधा के लिए। तो ये भी सवाल आया था कि शकों को पराजित करने जो विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की, तो वो की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये कब की थी? जो उन्होंने शकों को पराजित किया। शक कौन थे? जो मध्य एशिया से आने वाली एक जनजातियों का समूह था, जो बार बार युद्ध करता था और गुप्त साम्राज्य के लिए, इससे पहले के लोगों के लिए एक चुनौती पेश करता रहता था। तो जब वो शकों को हराते हैं और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं, तो इसी क्रम में वो चांदी के सिक्के जारी करते हैं। तो चांदी के सिक्के जारी करते हैं और चांदी के सिक्के जारी करते हैं। और ये भी मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर जो गुप्त डायनेस्टी में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर सोने के सिक्के जारी किए थे गुप्त डायनेस्टी में, तो वो किए थे गुप्त डायनेस्टी वाला सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। लेकिन अगर सिक्कों की बात की जाए तो सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? वो थे हिंद यूनानियों ने। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो हिंद यूनानियों ने किए थे। लिख लेना इन चीज़ों को, जो मैं आपको ओरली बताता हूँ काफ़ी चीज़ें, इन्हें लिख लिया करो। हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे सबसे पहले। और अगर ये सवाल कभी कभी आ जाए कि भारत में सिक्के के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वो भगवान गौतम बुद्ध को माना जाता है। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किन्होंने जारी किए? तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गुप्त साम्राज्य में, सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के। इसी से पता जो कहा जाता है ना, गुप्त साम्राज्य क्यों स्वर्णकाल कहा जाता है, तो स्वर्णकाल कहे जाने में एक कारण ये भी था कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुप्त डायनेस्टी कितना विकसित रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे। ये मैं कल आपको जब इसका प्रशासन के बारे में पढ़ाऊंगा ना आगे चैप्टर, तो उसमें बताऊंगा।
और इसलिए भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो कौन सा शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इन्हीं नवरत्नों में से जो सबसे प्रिय था चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए वो था कालिदास। सबसे जो था वो था कालिदास। और कालिदास ने, जैसे मैं तुम पहले बता चुका हूँ लेक्चर के शुरू में, उन्होंने बहुत सारी साहित्य लिखे, जैसे मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मालविकानी मित्र, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। और कालिदास था। दूसरे नंबर पर था हमारा धन्वंतरी। धन्वंतरी था। जो धन्वंतरी जो था ये इनका वो था, क्या बोलते हैं, आयुर्वेदाचार्य वैद। फिर था बाणभट्ट। बाणभट्ट जो था वो औषधि शास्त्री था, मतलब जो दवाइयों के बारे में जानकारी रखता था, वो था बाणभट्ट। 9 रत्नों की बात चल रही है यहाँ, जो इनके दरबार में 9 रत्न थे। बाणभट्ट ये भी था एक इनके उसमें 9 रत्नों में, जो औषधियों के बारे में जानकारी रखता था। एक था खगोल शास्त्री, जिसे बोला जाता बरहामीर। खगोल शास्त्री बरहामीर। खगोल शास्त्री था बरहामीर। ये लिख लेना, बरहामीर खगोल शास्त्री का, जिसने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इस बारे में जानकारी दी थी। फिर एक अमर सिंह भी था। एक आर्यभट्ट भी थे, जिन्होंने शून्य और दशमलव को बताया कि पूरे संसार में माना जाता है कि आर्यभट्ट शून्य और दशमलव के बारे में पहली बार बताया, वो थे आर्यभट्ट। और एक ब्रह्मगुप्त था, जिसे भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। विष्णु शर्मा था, जिसने पंचतंत्र लिखा। कामसूत्र जो मैं पहले बताया, वात्सायन, उन्नीति शाह, जो कामनंद ने। इस तरह से ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इसी क्रम में आगे बात आती है कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो था, वो आते हैं फाहियान, जो विदेशी यात्री आता है फाहियान, जो चीनी बौद्ध यात्री होता है। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। और ये बताता है कि किस तरह से भारत में राजवंश चलता था, साम्राज्य चलता था। और तो इसने अपने देश में जाकर, चीन में जाकर के बौद्ध धर्म का विस्तार किया और भारत के बारे में बताया, भारत की संस्कृति और साम्राज्य के बारे में। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक काम और किया था, उन्होंने किया था महरौली में लोह स्तंभ बनाया था। ये लोह स्तंभ की खासियत ये है कि ये जो लोह स्तंभ है ना, इस लोह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगा। जैसे आप जानते हो कि लोहे में जंग लग जाता है, ये लोह स्तंभ आज भी महरौली में है, जो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद में। ये कुतुबुल इस्लाम मस्जिद वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनवाई थी, तो ये वही मस्जिद है और इसमें ही वो लोह स्तंभ है, लेकिन इस पर आज तक जंग नहीं लगा है। तो इसके बाद आता है हमारा अगला शासक आता है, जो उनके उत्तराधिकारी क्रम आता है, वो होता है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का जो शासनकाल चलता है 415 से लेके 455 ईसा पूर्व तक चलता है। और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्धों के लिए एक अच्छा विश्वविद्यालय था और इसमें बुद्ध शिक्षा दी जाती थी नालंदा विश्वविद्यालय में। और ये गुप्त साम्राज्य के समय स्थापित हुआ था। और इसी समय जो हूणों का प्रथम आक्रमण होता है कुमारगुप्त के समय में हुआ। तो कुमारगुप्त जो है अपने उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त को भेजता है इन्हें हराने के लिए, हूणों को हराने के लिए स्कंदगुप्त को भेजता है कुमारगुप्त, और स्कंदगुप्त जीत भी जाता है। तो अगला जो उत्तराधिकारी आते हैं हमारे बात है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो आते हैं 455 से लेकर 467 ईसा पूर्व तक आते हैं, ईस्वी तक। और ये हूणों को पराजित करने वाले पहले वो बनते हैं गुप्त शासक। और इनके बाद इन्होंने फिर जो हूणों को हराया, फिर इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। बोले जो सुदर्शन झील थी ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी गिरनार पर्वत पर सबसे पहले, और उसके बाद फिर वो उसमें क्षति हो जाती थी बार बार। तो उसके बाद ये सवाल बहुत कन्फ्यूजन करता है कि कई चीज़ों में, कई एग्जाम में आता भी है कि उसका निर्माण किसने कराया, जो वह खराब होने लगी तो उसका पुनर्निर्माण किसने कराया। तो चंद्रगुप्त जो मौर्य वंश के शासक वो थे, उन्होंने पहले इसका झील का निर्माण करवाया गिरनार पर्वत पर। उसके बाद रुद्रदामन आते हैं, जब ये कमियाँ इसमें कुछ कमी आ जाती है तो रुद्रदामन इसका वो पुनर्निर्माण कराते हैं। और फिर उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, जो इस झील को खराब होने पर, इसकी टूट फूट होने पर फिर इस झील का पुनर्निर्माण कराते हैं स्कंदगुप्त। फिर इसके अंतिम जो इसके बाद जो फिर आते हैं भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इन्होंने कोई ज़्यादा कुछ करा, लेकिन एक जानकारी मिलती है कि इन्होंने किस समय में एरण अभिलेख लिखा गया था। ये एरण अभिलेख बहुत सवाल आ जाता है बहुत इसके बारे में।
एर्ण अभिलेख था, तो इसमें नारी की सती होने की जानकारी मिलती है कि किस तरह नारी जब उसका पति मर जाता था तो जिंदा ही वो आग में बैठ जाती थी पति के मरने पर। तो जो हमें जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो सती होने की जानकारी जो मिलती है तो हमें एर्ण अभिलेख से मिलती है, जो भानुगुप्त के समय लिखा गया था। तो इसके जो अंतिम शासक आते हैं वो आते हैं विष्णुगुप्त। अंतिम शासक जो रहते हैं इसे विष्णुगुप्त रहते हैं। तो इस तरह से आज इसका जो हमारे शासक के बारे में पढ़ा है, तो अगला जो इसका लेक्चर होगा वो इसके प्रशासन के बारे में रहा होगा कि गुप्त डायनेस्टी का प्रशासन किस प्रकार रहा। तो जो अगले चैप्टर में आपको अगले लेक्चर में जानकारी दी जाएगी वो गुप्त डायनेस्टी के बारे में दी जाएगी। और एक बात, वो जो बाल विवाह की जो बाल विवाह भी, इस समय बाल विवाह भी चलता था, मैं आपको एंड बताता हुआ चलता हूँ तो इस समय बाल विवाह भी चलता था। ओके स्टूडेंट्स, आज आपका लेक्चर ख़त्म होता है। लेक्चर